नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आप साथ डीके सर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला संस्कृति और कला संस्कृति के अंदर आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो करने वाले हैं आपका चौथा टॉपिक। इससे पहले दोस्तों हम 3 टॉपिक कर चुके हैं, जिसके अंदर दोस्तों हमने शुरुआत की थी राजस्थान के लोक देवता। दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने दोस्तों राजस्थान की संत एवं संप्रदाय और तीसरा टॉपिक पढ़ा था हमने राजस्थान की लोक देवियाँ। उसी श्रृंखला के अंदर दोस्तों आप कलाम बुकलेट का चौथा टॉपिक है राजस्थान की रीति रिवाज एवं प्रथाएं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी, यदि अपना आधार बना रहे हो, आप यदि कलाम बुकलेट को पढ़ रहे हो तो कलाम बुकलेट की बात करें तो दोस्तों ये कलाम बुकलेट का टॉपिक कौन सा आपका टॉपिक नंबर है दोस्तों आपका 4। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 4 है। सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कला संस्कृति एकमात्र ऐसी बुक है जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी बता दिया आपको, दिशा 2020 दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। कौन सी बुक होनी चाहिए आपके पास? दिशा 2020। ये बुक दोस्तों आपके विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के लिए बेस्ट बुक आपकी विगत परीक्षा के प्रश्न आते हैं इसके अंदर, ठीक है, एमसीक्यू आते हैं। तो कला संस्कृति के लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि 7 जो आपके सेकंड ग्रेड की बात करें 13 क्वेश्चन आते हैं, 11 से 13 क्वेश्चन। उसके अंदर दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। या आप भी देख सकते हो लास्ट के जो 2025 के एग्जाम है वहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो कितने % रिपीट हुए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के अंदर, और टॉपिक भी आप बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसी बहुत सी प्रथाएं शायद आपने सुनी होगी, यदि नहीं देखी है वैसे सब जानते हैं। इस आप जब आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन प्रथाओं के बारे में आपको पहले जान चुके होंगे, और आपको सीखना भी जरूरी है। इन प्रथाओं के बारे में आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ आपको पूछेगी कि कौन सी प्रथा से जुड़ी हुई है। तो इन चीज़ों को आपको आप ही बताओगे, दूसरे थोड़ी बताओगे भाई उनको। पहले दादाजी खाने सुनाते थे, ठीक है, तो अब आप दादाजी बनोगे तो आप भी तो खाने सुनाओगे अपने बच्चों को। तो ये प्रथाएं बहुत ज़्यादा जरूरी है, रीति रिवाज अपने लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रीति रिवाज के बारे में। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों जन्म आधारित रीति रिवाज, जन्म पर आधारित पढ़ेंगे दोस्तों आपका। और सारे दोस्तों एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो भी। दूसरे दोस्तों रिवाज आपके शुरू होते हैं फिर विवाह पर आधारित है दोस्तों आपके। और विवाह पर आधारित दोस्तों रिवाज जैसे अलग अलग समाज में अलग अलग होती है, जनजातियों में अलग होते हैं दोस्तों आपके। तीसरे दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके मृत्यु से संबंधित रिवाज, मृत्यु से संबंधित रिवाज। तो देखो आप सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी अपने जीवन के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने धर्म के अंदर दोस्तों आपके जो रिवाज है, रीति रिवाज है, उनके बारे में जानेंगे। प्रथाओं की बात करें तो दोस्तों आपकी अलग अलग प्रथा चलती थी। इन पर काफ़ी का नाम आपने सुना होगा, और काफ़ी ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी है। मतलब ऐसे मैंने यदि नहीं पढ़ा है तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि बंद कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रथा है वो चलती है आपकी जनजातियों में। और जनजातियाँ कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हो, जैसे मीणा हो गई, आपकी भील हो गई, आपकी गरासिया हो गई, आपकी सहरिया हो गई, आपकी डामोर हो गई, आपकी कंजर हो गई आपकी। तो ये क्या आपकी जनजातियाँ। इन जनजातियों में दोस्तों बहुत सी प्रथाएं चलती है, उनके बारे में दोस्तों हम जानेंगे आज की क्लास के अंदर। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। और सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप देख सकते हो दोस्तों इसका टेस्ट, जितने भी क्वेश्चन है। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और LDC की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं दोस्तों आपके, दूसरे आप यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो, और तीसरे दोस्तों आप LDC की तैयारी करते हो, तो आज ही ज्वाइन कीजिए दोस्तों अपना ऐप का नाम है दोस्तों आपका PAP बाई DK सर ऐप, PAP बाई DK सर ऐप। इस ऐप के ऊपर दोस्तों जो हम एनालिसिस करने वाले, विश्लेषण करने वाले, इन टेस्टों का दोस्तों आपका टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ दोस्तों इसी के ऊपर आपको कलाम वाले टेस्ट भी आपको मिलते हैं। कलाम वाले टेस्ट दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट के रूप में आपको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं दोस्तों। वैसे टेस्ट आपके हो चुके हैं, लेकिन अपन टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें तो आपकी कला संस्कृति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड ग्रेड में दोस्तों आपकी 11 से 13 क्वेश्चन आते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना। और बहुत से दोस्त ऐसे जो इग्नोर करते हैं कला संस्कृति को, बहुत से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लगभग 100% यदि मान ली तैयारी करें तो लगभग आपके 80% इग्नोर करते हैं। 20% है जो कला संस्कृति को पढ़ते हैं भाई। रियलिटी बात है, क्योंकि हमने देखा है, लाइव एग्जाम्पल देखा है हमने, टेस्टों के माध्यम से हमने देखा है कितने लोग ज़्यादा करते हैं। और ये आपके लिए दोस्तों नुकसान होता है। जो 20% समझदार होते हैं वो लग जाते हैं, क्योंकि बोनस अंक मिलते हैं आपके। कला संस्कृति एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बोनस अंक देखे जाता है, क्योंकि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है भाई, फटता है तो वही फटता है, पहले चल रही थी वो अभी चल रही, तो वहाँ से कोई अलग क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। हो सकता है उस प्रथा के बारे में थोड़ा सा डीप पूछ ले, जैसे 2025 के अंदर पूछा गया था, तो डीप क्वेश्चन आ सकता है, कोर्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा हास्य क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये तो आप सभी जानते हो, ये आप समझदार हो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ साथ दोस्तों आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अपनी शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और साथ साथ कमेंट के अंदर ये भी बताना क्लास कैसी लगी। क्योंकि आज ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको सीधे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बहुत ही लगभग हम 90 के लगभग अपने यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं दोस्तों अपने। रीति रिवाजों की सामाजिक प्रासंगिकता, रीति रिवाजों की सामाजिक प्रासंगिकता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है
किसी समाज की प्रथाएं उसकी ऐतिहासिक उन्नति एवं अवनति का संकेत देती है। सही बात है ना दोस्तों आपकी। भाई किसी समाज की उन्नति, मान लीजिए कोई समाज है तो उस समाज की जो प्रथाएं हैं उसकी ऐतिहासिक यानी उन्नति एवं अवनति का संकेत देती है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। रीति रिवाज केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित होते हैं? नहीं दोस्तों आपके, रीति रिवाज केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होते हैं, केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होते, ये जीवन के हर मोड़ में जुड़े हुए होते हैं, आपके जीवन भर चलने वाले दोस्तों प्रथाएं, जैसे आपके जीवन से संबंधित भी है, ठीक है, विवाह से संबंधित और आपकी मृत्यु से संबंधित भी है, तो जीवन भर चलने वाली प्रथाएं दोस्तों आपकी केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। रीति रिवाजों के अध्ययन से समाज की भावी दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल राइट। देखो रीति रिवाज के अध्ययन से समाज की भावी दिशा का दोस्तों आपकी बात करें भविष्य का भी पता लगाया जा सकता है, यानी जो भविष्य में कौन सी दिशा होगी अनुमान लगाया जा सकता है रीति रिवाजों से। कैसे पड़ता है, जैसे अभी आपके अजमेर के अंदर अक्षय कुमार की जो शूटिंग चल रही थी, आपने देखा होगा, उनका इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू के अंदर एक महिला कहती है कि वो कहते हैं कि एक महिला थी वहाँ की अजमेर में वो शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर एक महिला कहती है कि मुझे आपके साथ फोटो निकलवानी है। तो चलिए दोस्त बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि फोटो निकलवानी है, तो चलिए निकलवा लेते हैं। तो हम फोटो निकालते कैसे लगते हैं, लेकिन उस महिला ने फोटो निकलवाने के लिए दोस्तों अपना घूंघट नहीं उठाया। उसको फोटो चाहिए थी, लेकिन उसको अक्षय कुमार के साथ जो आपकी एक्टर है उसके साथ फोटो खिंचा रही थी वो, लेकिन अपना घूंघट नहीं उठाया। ठीक है, इतने बड़े एक्टर के साथ फोटो खिंचा रही है तो आप सभी के जानते हो, लेकिन उसने अपनी रीति जो रिवाज है उसको नहीं छोड़ा, अपने समाज के प्रति जो थी अपनी निष्ठा थी उसको नहीं छोड़ा। तो उसके बारे में दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छा संकेत भी दिया भारतवर्ष के अंदर कि राजस्थान की जो रिवाज थी अपनी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फोटो खिंचानी भी थी लेकिन अपना घूंघट नहीं उठाया, कितनी अच्छी पड़ता है। मतलब एक तरह से बात करें, एग्जाम्पल दिया मैंने, कोई समझ लेना कभी गलत। मैंने इंटरव्यू देखा था कल परसों उनका, तब उसके अंदर दोस्तों मैंने ये चीज़ें देखी थी। तो दोस्तों बिल्कुल सत्य बात, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 1 और 3 सही हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, रीति रिवाज की संकल्पना के संबंध में निम्न से कौन सा असत्य है? रीति रिवाज की संकल्पना के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? ये विशेष अवसरों पर किए जाने वाले सामाजिक कर्तव्य, विशेष अवसरों पर किए जाने वाले क्या आपके सामाजिक कर्तव्य, बिल्कुल राइट। जैसे बात करें जन्म के समय किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है, मृत्यु के समय किया जाता है, यानी विशेष अवसर होते हैं दोस्तों। विशेष अवसर पर किए जाने वाले सामाजिक कर्तव्य यानी सामाजिक क्या आपके कर्तव्य, ठीक है। जैसे बच्चा हुआ तो उसका न्याण होगा, न्याण के बाद में दोस्तों उनकी जलवा पूजन होगी, ठीक है, फिर उसका जड़ूला उतरेगा। तो ये आपके सामाजिक कर्तव्य आप सभी जानते हो कैसे आपके सामाजिक कर्तव्य। फिर विवाह के समय दोस्तों अलग अलग रीति रिवाज आपकी देखी होगी आपने, अभी फटेंगे देखो सभी आपकी। पहला सही है। इनका स्वरूप दोस्तों परंपरा द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल राइट। स्वरूप किसके द्वारा होता है? रीति रिवाजों का जो स्वरूप है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? परंपरा द्वारा, जो आपका चल रही है, प्राचीन काल से चल रही है, उसी के प्रकार होता है दोस्तों। अलग अलग गाँवों के अंदर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, आपने देखा। मैं भी अपने दोस्तों की जैसे शादी वगैरह में जाता हूँ, कभी नागौर गया हूँ, कभी आपका अजमेर गया हूँ, कभी टोंक गया हूँ, कभी भीलवाड़ा गया हूँ। तो इन चीज़ों के अंदर मैंने देखा है कि अपने जो प्रथा है, इधर आपके ढूंढाड़ की अलग है, आपके उधर आपके अलग है, आपके मारवाड़ के अंदर अलग मतलब प्रकार की रीति रिवाजें हैं। विवाह संबंधित फिर संबंधित बहुत से अलग अलग। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैं चूरू गया था, वहाँ पर एक अलग प्रथाएं थी, विवाह संबंधित अलग प्रथाएं थी। तो अलग अलग गाँव की अलग अलग प्रथाएं, तो आपकी परंपरा द्वारा निर्धारित होती है किस प्रकार से उस गांव में प्रचलित है, शुरू से प्रचलित है, उसी हिसाब से दोस्तों चलती हैं। ये व्यक्तिगत इच्छा अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं दोस्तों, इसलिए इनका निश्चित स्वरूप नहीं होता दोस्तों। व्यक्तिगत रूप से इच्छा अनुसार नहीं होते हैं, परंपरा पर आधारित होते हैं। परंपरा यानी जो प्राचीन समय पर चल रही है, उनकी दादा परदादा के समय से चल रही है, उसी के आधार पर होती है और निश्चित स्वरूप होता है दोस्तों इनका। उसी स्वरूप में चलती रहेगी और आगे भविष्य में भी उसी स्वरूप में वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये समाज की संरचना में गहराई से जुड़े होते थे। वो जो रिवाज है दोस्तों, आपके रीति रिवाज है वो समाज की संरचना से गहराई से जुड़े होते हैं, प्राचीन समय से दोस्तों जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। हमें क्या निकालना था? असत्य तो निकालना था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कलाम की जो प्रारंभिक परिचय दे रखा है आपका बुकलेट के अंदर, उस परिचय से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। वो ये दोनों क्वेश्चन आपके रीति रिवाजों का अभिप्राय, दूसरा टॉपिक दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, में करते हुए विवाह संबंधी रीतियों का संस्थागत स्वरूप, विवाह संबंधी रीतियों का दोस्तों संस्थागत स्वरूप है।
तो यहाँ पर पहला दे रखा है विवाह संबंधी रीतियों का संस्थागत स्वरूप, दूसरा दे रखा है वैदिक समाज में परंपरा का शिलान्यास, प्राचीन रीति रिवाजों का विकास, अन्य विशेष रीतियों का विकास। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है दोस्तों आपका, सबसे पहले होता है आपका प्राचीन रीति रिवाजों का विकास। सबसे पहले प्राचीन रीति रिवाजों का विकास होता है। फिर दोस्तों विवाह संबंधी जो रीतियाँ थी दोस्तों उनका संस्थागत स्वरूप बना पाए, फिर उसी के अनुसार दोस्तों विवाह वगैरह होने लगे। जैसे पाबूजी वगैरह की बात सुनिए, आप देखा होगा पाबूजी के अंदर 4 फेरे वगैरह लेते हैं, उन चीज़ों का दोस्तों स्वरूप हुआ। फिर दोस्तों इन्हीं स्वरूपों को वैदिक समाज में परंपरा का संन्यास ले लिया, यानी क्या बन गए दोस्तों आपके वैदिक समाज के अंदर दोस्तों आपके जो धार्मिक है, धार्मिक रूप से जोड़ते हुए इन्हें क्या दे दिया, आपका परंपरा का नाम दे दिया, परंपरा का शिलान्यास हुआ दोस्तों आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 नंबर पर आ जाएगा। फिर दोस्तों अन्य विशेष रीतियों का विस्तार हुआ आपका 4 नंबर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों के वर्गीकरण के संदर्भ में से सम्मिलित कीजिए। वर्गीकरण के संदर्भ में से सम्मिलित करना है दोस्तों हमें, से सम्मिलित। प्राचीन रीति रिवाज दोस्तों किससे जुड़े होते हैं, यानी प्राचीन रीति रिवाजों की बात किया दोस्तों किससे जुड़े होते हैं, आपके वैदिक परंपरा से उद्भव हुए थे। ठीक है, प्राचीन रीति रिवाज है वो वैदिक परंपरा से दोस्तों उद्भव हुए थे, बिल्कुल राइट। जन्म संबंधी रीति दोस्तों आपके जीवनारंभ से संबंधित संस्कार, जन्म संबंधी रीति थी वो जीवनारंभ से संबंधित है, यानी जन्म से आरंभ होते हैं दोस्तों, वो जन्म संबंधी रीति थी आपकी। दूसरे में हो जाएगा गमी संबंधी रीति, यानी मृत्यु उपरांत, यानी गमी यानी जाना। ठीक है, तो ये आपके मृत्यु उपरांत संस्कार होने वाले दोस्तों कौन से कहलाते हैं, आपकी गमी संबंधी रीति कहलाते हैं। तीसरे तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गर्भकालीन है। कौन सा संस्कार दोस्तों आपका गर्भकालीन संस्कार है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गर्भकालीन है। गर्भाधान, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गर्भाधान। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पहला संस्कार है, सबसे पहला संस्कार सीधा पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला संस्कार कौन सा है, वह दोस्तों आपका गर्भाधान। विधि अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए पति द्वारा पत्नी के गर्भ में जीव की निष्पत्ति की जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, ये क्या होता है दोस्तों आपका। नामकरण दोस्तों 8 से 10 दिन, यानी बच्चा जन्म होने के 8 से 10 दिन बाद में, जन्म के 8 से 10 दिन बाद। दिन बाद बच्चे क्या किया जाता है दोस्तों, नामकरण किया जाता है। शिशु का गुणवाचक नाम रखने का संस्कार होता है 8 से 10 दिन बाद में। ठीक है, निष्कर्मण दोस्तों आपके जन्म के चौथे महीने में, जन्म के चौथे महीने में पिता के बच्चे को जच्चा गृह से बाहर लाता है। पिता बच्चे को जच्चा गृह से बाहर लाता है चौथे महीने में। पिता बच्चे को जच्चा घर से बाहर लाता है, बाहर लाता है। ठीक है, जच्चा घर से क्या लाता है बाहर, कौन से महीने के अंदर, चौथे महीने के अंदर। वर्तमान जो समय है उससे मत जोड़ लेना दोस्तों, ये अपनी प्रथाएं थी। ठीक है, प्राचीन प्रथाएं मान ले सकते हो, अब ये धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आपकी चौथे महीने के अंदर दोस्तों आपके पिता था बच्चे को जच्चा घर से, जहाँ पर उनकी जननी के साथ वो बच्चा रहता था, वहाँ से दोस्तों घर से बाहर लेके आता था, कमरे से बाहर लेके आता था। इस तरह से ऐसा समझ सकते हैं कौन से महीने में, चौथे महीने में। वो संस्कार कौन सा कहलाता था आपका, निष्कर्मण संस्कार कहलाता था। नामकरण दोस्तों जन्म के 8 से 10 दिन बाद में दोस्तों आगे होता था, वो क्या कहलाता आपका नामकरण कहलाता था। ठीक है, जातकर्म की बात करें, जन्म के उपरांत नाल काटने, जन्म के उपरांत नाल काटने ने का संस्कार, काटने तथा पिता द्वारा शिशु के स्वस्थ और मैदा होने की प्रार्थना करने का संस्कार है दोस्तों आपके का संस्कार। तो शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना दोस्तों, आपके जो नाल काटा जाता है उसको जात कर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कौन सा कर्म का संस्कार होता है आपका, जात कर्म का संस्कार होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे के नाल काटने का संस्कार किससे जुड़ा हुआ है, तो जात कर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आपकी कौन सा संस्कार कहलाता है आपका, जात कर्म कहलाता है आपका। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा दोस्तों बात करें आपके पुष्पन होता है वैसे, तीसरा दोस्तों आपके सीमंत उन्नयन संस्कार होता है, चौथा होता है आपका जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण होता है, छठा निष्कर्मण संस्कार होता है, और सातवां दोस्तों आपके
प्राशन संस्कार होता है, यानी अन्न दिया जाता है बच्चे को पहली बार। तो सारे भी फटेंगे, देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। सबसे पहले जन्म से संबंधित संस्कार फट रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद संपन्न होता है? बच्चे के जन्म के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? पुष्पन। कौन सा होता है दोस्तों? आपका पुष्पन होता है। गर्भाधान होता है, पुष्पन होता है, सीमंतो उन्नयन होता है, या जातकर्म होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका जातकर्म। क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद में दोस्तों कौन सा संस्कार होता है आपका? दो क्या काटा जाता है उसका, बताओ भाई? नाल काटने की परंपरा, नाल काटने की परंपरा। और ये क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी जातकर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी जातकर्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पुष्पन संस्कार क्या होता है आपका? निषेचन के उपरांत बढ़ते हुए भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि के लिए दूसरे या तीसरे माह में संस्कार होता है ये पुष्पन संस्कार, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन एवं कारण आदि के ऊपर विचार कीजिए। राजस्थान में रीति रिवाजों की परंपरा प्राचीन वैदिक समाज से जुड़ी मानी जाती है, बिल्कुल राइट। प्राचीन वैदिक समाज से जुड़ी मानी जाती है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि वैदिक काल में ही सामाजिक कर्तव्यों एवं संस्कारों की आधारशिला रखी गई थी, बिल्कुल राइट। यानी कारण भी सही है, क्योंकि देखो राजस्थान में जो रीति रिवाजों की परंपरा है प्राचीन वैदिक समाज से जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि वैदिक काल में ही सामाजिक कर्तव्यों एवं संस्कारों की आधारशिला रखी गई थी, बिल्कुल सही। यानी कारण भी सही है दोस्तों। तो ए आर दोनों सत्य तथा आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, वैदिक परंपरा में संस्कार शब्द का तात्पर्य निम्न में से किससे है? वैदिक परंपरा में संस्कार शब्द का तात्पर्य निम्न में से किससे है? मध्यकालीन सामाजिक प्रथाएं से, प्राचीन काल की वैदिक पद्धति से निर्धारित रीति रिवाज से, केवल धार्मिक अनुष्ठान से, जातीय आधारित सामाजिक प्रतिबंध से। तो वैदिक परंपरा में दोस्तों संस्कार शब्द का तात्पर्य निम्न में से किससे है? तो वह है दोस्तों आपके प्राचीन काल की वैदिक पद्धति से निर्धारित रीति रिवाज से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। कर्मानुसार दोस्तों व्यवस्थित करना है निम्न संस्कारों को। करते भाई, देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है आपका? गर्भाधान होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका? गर्भाधान होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा संस्कार होता है दोस्तों आपके? फिर दोस्तों आपके दूसरे नंबर पर तीसरे चौथे माह के अंदर, जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो तीसरे या चौथे माह में, तीसरे व चौथे माह में या चौथे माह में ये संस्कार होता है दोस्तों आपका पुष्पन का संस्कार होता है। फिर दोस्तों आपके सीमंतो उन्नयन संस्कार होता है। 3 नंबर पर कौन सा होता है आपका? सीमंतो उन्नयन संस्कार होता है। ये कब होता है? गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए द्वितीय जांच का संस्कार होता है, जो 6 या 8वें मास में होता है दोस्तों आपके। 6 या 8वें मास में होता है दोस्तों आपके, 8वें महीने में होता है दोस्तों आपका। कौन सा संस्कार होता है आपका? सीमंतो उन्नयन संस्कार, ठीक है। फिर दोस्तों आपके जातकर्म वाला होता है लास्ट में, जब बच्चा जन्म हो जाता है तो उसका क्या काटा जाता है आपका? नाल काटा जाता है, माता से उसको अलग किया जाता है नाल काट के, ठीक है। तो कौन सा होता है आपका? जातकर्म। तो आपका काल या कर्मानुसार भी आ सकता है दोस्तों, काल कर्मानुसार ही पूछा गया यहाँ पर, समय के अनुसार। तो सबसे पहले दोस्तों गर्भाधान होता है, फिर दोस्तों आपका पुष्पन होता है, फिर दोस्तों 3 से चौथे माह में, फिर दोस्तों सीमंतो उन्नयन होता है 6 से 8वें माह के अंदर, और फिर दोस्तों नाल काटा जाता है। तो आपका चौथा संस्कार हो जाएगा लास्ट में जातकर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? पुष्पन व सीमंतो उन्नयन के संदर्भ में से सम्मिलित का चयन कीजिए। पुष्पन एवं सीमंतो उन्नयन के संदर्भ में से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। पुष्पन भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि हेतु किया जाने वाला संस्कार है, उसकी पहले में हो जाएगा दोस्तों आपका। पुष्पन भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि हेतु किया जाने वाला संस्कार है। कब होता है दोस्तों आपका? तीसरे माह में होता है दोस्तों, ये आपका दूसरे या तीसरे माह में। सीमंतोदयन गर्भस्थ शिशु की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की जांच 8वें माह के अंदर दोस्तों, 8वें माह के अंदर होता है। दूसरे में जातकर्म जन्मोपरांत नाल काटने का संस्कार क्या कहलाता है आपका? जातकर्म कहलाता है।
तो सारे क्वेश्चन ले लिए मैंने, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जन्म से संबंधित पढ़ रहे दोस्तों अभी तो। निम्न में से कौन सा संस्कार गर्भावस्था के 6 या 8वें मास में संपन्न होता है? देखो क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लिया आपके। इनमें से कौन सा संस्कार गर्भावस्था के 6 या 8वें मास में संपन्न होता है? पुष्पन, सीमंतोन्नयन, अन्नप्राशन या नामकरण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा सीमंतोन्नयन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें आपके दूसरे तीसरे माह के अंदर कौन सा होता है आपका? पुष्पन। देखो बार बार रिपीट हो रहा है आपका, ये पुष्पन भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। पुष्पन आपका क्वेश्चन आया हुआ आपका दूसरे या तीसरे माह में होता है, दूसरे या तीसरे माह का संस्कार आपका, ठीक है। अन्नप्राशन की संस्कार दोस्तों आपके जन्म के 6 मास में होता है दोस्तों, आपके जन्म के 6 मास में। जन्म होने के 6 मास में, यानी 6 महीने में दोस्तों आपके दूध के साथ साथ दोस्तों आपके अन्न का आहार देना प्रारंभ हो जाता है, यानी अन्न के नाला उसको शुरू कर दिया जाता है। कौन से अन्न संस्कार होते हैं दोस्तों? फिर नामकरण दोस्तों आपके जन्म के 10वें दिन, जन्म से 8 या 10 दिन बाद दोस्तों आपका नामकरण किया जाता है, ठीक है। जन्म से 8 या 10 दिन बाद दोस्तों क्या किया जाता है? आपका नामकरण किया जाता है। ये संस्कार याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म के 4थे महीने में शिशु को जच्चा घर से बाहर लाकर सूर्य के दर्शन कराने से संबंधित है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने साथ साथ ले लिया। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म के 4थे महीने में शिशु को जच्चा घर से बाहर लाकर सूर्य के दर्शन कराने से संबंधित है? अभी मैंने पीछे बताया था, पिता बाहर लेके आता है। नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण। दोस्तों आपका निष्क्रमण। कौन सा हो जाएगा आपका? निष्क्रमण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न से कौन सा युग्म आपका असंगत है? नामकरण दोस्तों आपके जन्म के 8 या 10 दिन बाद होता है, बिल्कुल राइट। निष्करण दोस्तों आपके 4थे महीने में सूर्य के दर्शन होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। अन्नप्राशन जन्म के 6 मास में अन्नग्रहण किया जाता है, बिल्कुल राइट है। जातकर्म 6 या 8वें मास में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं दोस्तों आपके। 6 या 8वें मास के अंदर जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सीमंतोन्नयन बोलते हैं दोस्तों आपके। क्या बोलते हैं इसको? सीमंतोन्नयन संस्कार बोलते हैं। अब नहीं बोलोगे आप, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका सीमंतोन्नयन संस्कार। तो जातकर्म कब होता है दोस्तों आपका? नाल काटना, उसको जातकर्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आगे। बच्चे के बालों का प्रथम मुंडन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर कि बच्चे के बालों का प्रथम मुंडन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? चूड़ाक्रम, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चूड़ाक्रम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णवेद दोस्तों आपके पहले कान बिंदे जाते थे हिंदू समाज के अंदर, ठीक है। पहले हिंदू समाज में कान बिंदे जाते थे। आतरवर्दी आदि रोगों के निवारण इन फ्यूचर चिकित्सा का एक संस्कार है जिसमें कानों का छेदन कर रजत या स्वर्णाभूषण पहनाते थे शुरू के अंदर। अभी तो करना बंद कर दिया गया है, अभी इतना नहीं होता, लेकिन पहले कान बिंदे जाते थे हिंदू समाज के अंदर, आप सभी ने देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपनयन संस्कार दोस्तों आपके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं इसको, इसका उपनाम क्या है दोस्तों आपका? यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं इसको, संस्कार भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म आपका असंगत है? तो यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी कर्णवेद, कर्णवेद की बात करें दोस्तों आपके संस्कार इनपिक्चर एक्यूपंक्चर सदस्य चिकित्सक के उद्देश्य, बिल्कुल राइट। विद्यारंभ गुरुकुल में शिक्षा प्रारंभ दोस्तों आपका। चूड़ाक्रम वेदाध्ययन प्रारंभ, चूड़ाक्रम नहीं होता दोस्तों आपका, वेदाध्ययन प्रारंभ। ये दोस्तों आपके 1 वर्ष के होने पर दोस्तों जन्म के समय मुंडन, ये दोस्तों आपके बच्चे के मुंडन संबंधित, मुंडन संबंधित यानी प्रथम बाल काटे जाते हैं। वेदाध्ययन दोस्तों आपका कब प्रारंभ होता है? आपका वेदाध्ययन का प्रारंभ होता है दोस्तों आपका, होता भाई गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ होता है। ये शैक्षणिक संस्कार है दोस्तों आपका। प्रारंभ में उपनयन फिर वेदारंभ एक साथ होते हैं। उपनयन यज्ञोपवीत धारण होता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार निम्न में से किसका पर्याय है?
यज्ञोपवीत संस्कार निम्न में से किसका पर्याय है? उपनयन का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपनयन संस्कार का है। विद्या आरंभ की योग्यता व आध्यात्मिक जीवन से प्रवेश के द्वार पर रूप में यह संस्कार दिया जाता है दोस्तों आपका। ठीक है, यज्ञोपवीत में 3 धागे पितर ऋण और देव ऋण, पितर ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण के स्मरण चिन्ह होते हैं जो बालक के गुरु के पास भेजते हैं। बालक को गुरु के पास भेजा जाता था। पहले गुरुकुल जाते थे शिक्षा के लिए, आजकल हम गांव के स्कूल में जाते थे, लेकिन पहले क्या होता था, गुरुकुल जाना होता था शिक्षा लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, उपनयन संस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपनयन संस्कार के बारे में दोस्तों निम्न कथनों में विचार करना है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है आपका? यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट। यह आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का प्रतीक है। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का प्रतीक क्या है आपका? यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार है, बिल्कुल राइट दोस्तों आपके। यज्ञोपवीत के 3 धागे दोस्तों पितर ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण के स्मारक है, बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 धागे कौन से होते हैं? तो पितर ऋण होता है, देव ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो सबसे पहले क्या होता है आपका? चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम दोस्तों आपकी लगभग 1 वर्ष की आयु में होता है आपका। लगभग बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाता है तब दोस्तों आपके बालों का प्रथम मुंडन होता है। बालों का प्रथम मुंडन किया जाता है, प्रथम मुंडन। ठीक है, बालों का प्रथम मुंडन किया जाता है दोस्तों आपका। फिर दोस्तों उपनयन संस्कार होता है। उपनयन यानी गुरु के पास भेजा जाता है। विद्याध्ययन 2 नंबर पर दोस्तों आपके। फिर दोस्तों आपके 3 नंबर पर कौन सा जाए आपका? केशांत गोदान। गुरु के पास अध्ययन के दौरान 16 वर्ष की आयु में पहली बार दाढ़ी मूछ बनाना। गुरु के पास अध्ययन के दौरान, गुरु के पास अध्ययन के दौरान अध्ययन के दौरान 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में पहली बार दाढ़ी मूछ बनाना। दाढ़ी मूछ बनाना तथा गुरु को एक गाय दक्षिणा में दी जाती थी। तथा गुरु को एक गाय दक्षिणा में दी जाती थी। एक गाय दक्षिणा में दी जाती थी, दी जाती थी। आजकल नहीं होता है भाई ये, ठीक है। हाँ अभी भी होता है, जो आपके धार्मिक जो है आपके दोस्तों आपके जो अभी भी लेते हैं, आपकी वैदिक संस्कृति के अंदर शिक्षा लेते हैं, वो अभी भी देते हैं अपने गुरु को। ठीक है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बात करें तो दोस्तों आपके RSS वगैरह सुनते हो, यहाँ के गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा लेते हैं ना, वो आज भी इस परंपरा से जान जाते हैं। अभी भी देखे होंगे आपके, काफ़ी साधु गायों की कितनी सेवा करते हैं और गायों को दान में देते हैं। ठीक है, वो उस परंपरा से जुड़ जाते हैं दोस्तों। समावर्तन की बात करें दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके अध्ययन ब्रह्मचर्य श्रम का समय पूरा होने के बाद गृहस्थ बनने से पूर्व होने वाला दीक्षांत समारोह, ये कब होता है दोस्तों आपका? गृहस्थ है आपका, गृहस्थ बनने से पूर्व होने वाला दीक्षांत समारोह। जैसे बनने से पूर्व होने वाला दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह क्या कहलाता है दोस्तों आपका? समावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? समावर्तन कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो सबसे पहले चूड़ाक्रम, फिर दोस्तों केशांत, फिर उपनयन और फिर दोस्तों चौथा लास्ट में आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन से संबंधित संस्कार आपको याद होने चाहिए, यहाँ से भी बन सकते हैं। जीवन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी घटित होती है या संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे देखो शुरू से हम शुरुआत करें, अभी विवाह के फटेंगे, 2-4 क्वेश्चन और आएंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आप। सुहावड़ किसे संबंधित है? विवाह की रस्म है, मृत्यु की रस्म है, नव प्रसूता के को खिलाए जाने वाले विशेष लड्डू है, जन्म की सामान्य रस्म है। तो दोस्तों आपके पास दिशा 2020 है, तो देखो सुहावड़ यदि पूछा गया कि नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप देखोगे तो आपको पूछा गया एक प्रश्न है। और दोस्तों ये आपके नव प्रसूता को खिलाए जाने वाले विशेष लड्डू, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ से तात्पर्य क्या है? ढूंढ आप सभी जानते हैं, पुत्र जन्म के 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव है क्या? नहीं दोस्तों आपकी, एक लोक नृत्य नहीं, बच्चे के जन्म की पहली होली पर पशुता के पीर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है आपका? ढूंढ कहलाता है। जैसे अपने तो यहाँ बुआ जी वगैरह लेके आती है ढूंढ वगैरह, ठीक है। तो बच्चे के जन्म की पहली होली पर पशुता के पीर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? ढूंढ कहलाता है, ठीक है। पतासे और वो मक्के के फुल्ले भेजते हैं, ठीक है, उसको ढूंढ बोलते हैं, ढूंढ पूजना कहते हैं। पहली होली के ऊपर दोस्तों पूजा जाता है और अभी भी ये परंपरा है अपने समाज के अंदर और अभी भी ये परंपरा चल रही है। अभी भी बुआ जी वगैरह ढूंढ लेके आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देखो एक बात करता हूँ इस ढूंढ के बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, जो अपना सेकंड ग्रेड का एग्जाम 2022 संस्कृत का होता है, सामान्य एग्जाम होता है सामान्य विभाग का, सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ। 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था आपका, देखना ढूंढ के बारे में। चूरू का मेरा दोस्त था, वो ढूंढ के बारे में नहीं जानता था। चूरू का एक दोस्त था, वो ढूंढ के बारे में नहीं जानता था। तो उसको समझाया मैंने कि होली के ऊपर वो लेके, जब उसको मैंने ये बताया कि बुआ जी वो पतासे और फुले ले गए थे, तब वो जान गया कि वो अच्छा उसको बोलते क्या ढूंढ। ठीक है, और क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था और हम चर्चा करते करते आ रहे थे कि एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, 80% तो लोग कला संस्कृति को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी कोथली किससे संबंधित है? देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। चिकनी कोथली किससे संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव की रस्म, विवाह की रस्म, मृत्यु संस्कार, गृह प्रवेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ये दोस्तों आपको किससे संबंधित है? चिकनी कोथली की बात करें तो दोस्तों आपका विवाह की एक रस्म। किसकी रस्म है दोस्तों आपकी? विवाह की एक रस्म है। कब काम आती है दोस्तों ये? जैसे वर पक्ष की ओर से वधु के लिए गहने कपड़े आदि दिए जाते हैं, जिसे पैरहावणी या चिकनी कोथली बोलते हैं। वधु के लिए दोस्तों जब सगाई होती है तो वधु के लिए जो आपकी नई दुल्हन होती है आपकी, जिससे सगाई हो रही है, उसके लिए कपड़े भेजे जाते हैं पहली बार, ठीक है, उसको बोलते हैं चिकनी कोथली। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, चिकनी कोथली के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। चलो आ गया, यह वर पक्ष द्वारा वधु के लिए भेजे गए वस्त्र और आभूषण संबंधित है, बिल्कुल राइट। वस्त्र व आभूषण संबंधित है, बिल्कुल सत्य बात है। इसे पैराहवणी भी कहा जाता है। अब देख लो दोस्तों आपका, अभी पैराहवणी का अर्थ अलग अलग गाँव के अंदर अलग अलग लेते हैं। ये विवाह से संबंधित है दोस्तों, और चिकनी कोथली को भी पैराहवणी बोला जाता है। कभी ये मत समझना, कभी बोलते हैं जैसे हम पैराहवणी लेके जा रहे हैं, ठीक है, अपने गाँव के अंदर अभी भी हम जैसे गाँव वालों को बुलाते हैं, जब किसी का विवाह वगैरह होता है तो ये हम बोलते हैं कि पैराहवणी लेके जा रहे हैं। जैसे अलग, जैसे बुआ जी की बात बनने जाते हैं तभी बात बोलते हैं उसको। तो चलो पैराहवणी बोला जाता है किसको? चिकनी कोथली को। दोस्तों याद करना ये उपनाम, ये टीका रस्म का ही दूसरा नाम है। नहीं दोस्तों आपका टीका तिलक अलग होता है दोस्तों आपका। तिलक क्या होता है? विवाह निश्चित होने पर उपहार जो लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए भेजे जाते हैं। ये दोस्तों आपके लड़के के लिए भेजे जाने, लड़के के लिए लड़की की लड़की के पिता द्वारा भेजा जाता है, पिता द्वारा भेजे जाने वाले उपहार, भेजे जाने वाले उपहार। और ये कब भेजा जाता है दोस्तों? आपके विवाह निश्चित होने के बाद। जैसे आप अपने समाज में आज भी है दोस्तों, पहले क्या होता है, जब देखते आते हैं, ठीक है, पहले लड़के वाले आते हैं, लड़के को देख जाते हैं, फिर लड़के वाले बुलाते हैं लड़के वालों को, फिर लड़के वाले देख के आते हैं, फिर लड़के वाले उस लड़के को क्या करने जाते हैं आपके, जो अपनी पैराहवणी चिकनी कोथली है वो करने जाते हैं उसके सगाई निश्चित करने के बाद। और जैसे सगाई निश्चित हो जाती है उसी दिन ही आ जाते हैं या तो लड़के वाले, या दूसरे दिन लड़के वाले आते हैं। फिर वो आपके लड़के को टीका निकालते हैं, नारियल देते हैं, ड्रेस देते हैं। उसके बाद में दोस्तों रस्म पूरी यानी और बंधन अनु बन जाता है कि अब ये सगाई पक्की हो चुकी है, ठीक है। ये अपनी परंपराएं हैं, बाकी खेल नहीं सकते भाई आज के टाइम पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिलक भी बोलते हैं दोस्तों, टीका को क्या बोलते हैं आपके? तिलक रस्म, ठीक है। सगाई निश्चित होने के बाद, सगाई निश्चित होने के बाद की रस्म है दोस्तों आपकी, होने के बाद की रस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, विवाह निश्चित होने के पश्चात लड़के वालों की ओर से लड़की की, देखो विवाह निश्चित होने के पश्चात लड़के वालों की ओर से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार कहलाते हैं, चिकनी कहलाता है या दोस्तों आपका टीका कहलाता है या जामना कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? रीत कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? रीत कहलाता है।
अच्छा क्वेश्चन, क्या कहलाता है दोस्तों आपका? रीत कहलाता है। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? आपके रीत कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रीत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? टिक्का देखो हम जान चुके हैं, लड़की के पिताजी टिक्का लगाने आते तिलक। चिकनी दोस्तों हम भेजते हैं। जामना दोस्तों किसे समझते हैं? जामना आप कमेंट के अंदर बताओ, जामना किसे समझते हैं? अरे जामना बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। जामना है पुत्र जन्म पर जच्चा के पीर पक्ष की ओर से वस्त्राभूषण भेंट करने क्या कहलाता है? जामना। लिख देता हूँ, पुत्र जन्म पर जच्चा के पीर पक्ष की ओर से वस्त्राभूषण भेंट करना क्या कहलाता है? आपका जामना कहलाता है। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत? देखो टिक्का, देखो सारे क्वेश्चन मैंने आगे इसलिए थोड़ी व्याख्या कम कर रहा हूँ। टिक्का, कन्या पक्ष द्वारा वर को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाता है? आपका टिक्का या तिलक कहलाता है। रीत, वर पक्ष द्वारा कन्या को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? रीत कहलाते हैं। पैरावणी, सगाई में वर द्वारा वधु को भेंट पैरावणी कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी पैरावणी कहलाती है। लगन पत्रिका, वर पक्ष द्वारा विवाह की तिथि घोषित करना। लगन पत्रिका दोस्तों आपके क्या दे रखा है? देखो, वर पक्ष द्वारा विवाह की तिथि घोषित करना, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपके। सबसे पहले आपने देखा होगा, यदि आपकी सगाई नहीं हुई तो हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। जिन दोस्तों की हो चुकी है उनकी बात करें। लगन पत्रिका कब छपाते हैं? जब सगाई पक्की हो जाती है। फिर जैसे विवाह निश्चित किया जाता है तो लड़की वाले के यहाँ जाया जाता है। किसके यहाँ? कन्या पक्ष द्वारा। कन्या पक्ष के यहाँ जाया जाता है और वहाँ से दोस्तों, वहाँ का ब्राह्मण दोस्तों होता है आपका, पंडित जी होता है, पुरोहित होता है, वो एक विवाह निश्चित करता है, लगन पड़ा देता है आपका। कहाँ का? कन्या के पक्ष वाले। ठीक है, याद करना, कन्या के पक्ष वाले विवाह तिथि घोषित करना, याद कर, लगन पत्रिका उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वर पक्ष द्वारा घोषित नहीं किया जाता है विवाह की हम अब करेंगे। कन्या पक्ष वाले विवाह को डिसाइड करते हैं कि उनको कब करना है। कितने अच्छे पढ़ता है ना, उनको अधिकार दिया गया है कि विवाह कब करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक देखो, विवाह की तिथि तय करवाकर उसे कागज पर लिख लाते हैं तथा नारियल के साथ वर के पिता के पास भेजते हैं कि ये लो अपने विवाह की तिथि है, इस दिन अपना विवाह होगा। ठीक है, जैसे अभी आका तीज आ रही है अपने सामने, ठीक है, पीपल पुण्य आ रही है, तो यहाँ पर अबूझ सावे, राजस्थान के अंदर अबूझ सावे होते हैं आका तीज और पीपल पुण्य के अंदर। तो यहाँ पर अभी देखो आपके आसपास के गाँव के अंदर सगाई वगैरह हो रही होगी। ठीक है, गाँव के अंदर एक दो विवाह तो होएगा इस माह के अंदर, अगले माह के अंदर अप्रैल के अंदर बहुत विवाह है, ये माह चल रहा है। ठीक है, 30 अप्रैल के पास, 18 अप्रैल के पास, 19 अप्रैल के पास, 1 मई, 7 मई, ठीक है, 17 मई, बहुत से विवाह के सावे। ठीक है, मेरे कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्या पक्ष दोस्तों डिसाइड करता है विवाह कब करना है। फिर दोस्तों वो आते हैं, गणेश पूजन होती है घर के अंदर, और फिर दोस्तों आपका विवाह की तिथि यानी विवाह की तैयारियों में लग जाती है दोनों पक्ष, यानी वर पक्ष और कन्या पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। देखो, लगन पत्रिका यानी पीली चिट्ठी के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसे वर पक्ष तैयार कर कन्या पक्ष को भेजता नहीं दोस्तों आपके। इसे सगाई के से पूर्व भेजा जाता नहीं दोस्तों आपका। इसमें विवाह तिथि लिखकर नारियल सहित वर पक्ष को भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। बरी पड़ला से तात्पर्य, ये विवाह की रस्म में आ रही है। ठीक है, विवाह की रस्म में चल रही है दोस्तों। विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर को भेंट बड़ी पड़ला खिलाता नहीं दोस्तों आपके। वर पक्ष द्वारा वधु हेतु संगारिक सामग्री गहने व वस्त्र लाना। ठीक है, सब कुछ लड़के वाले वर पक्ष वाले लाते हैं, गहने वगैरह, ठीक है, उनको करवाते हैं, साजो सज्जा का सामान लेके आते हैं। ठीक है, श्रृंगार पेटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकताई के संदर्भ में से कथन का चयन कीजिए। इकताई क्या होती है दोस्तों? वधु के श्रृंगार का संस्कार होता है कि नहीं? वर के वस्त्रों हेतु मुहूर्त व दर्जी द्वारा नाप लेना क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। वर के वस्त्रों हेतु मुहूर्त पर दर्जी द्वारा नाप लेना, दर्जी क्या करता है? दर्जी के पास जाते हैं, इकताई बोलते हैं। लड़की जो दोनों जाते हैं दोस्तों आपके, वर की अंगरखी, कुर्ता, चूड़ीदार, पाजामा बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त से नाप लेना इकताई कहलाता है। आजकल ऐसा नहीं होता है, पहले मुहूर्त के साथ ही पहले मुहूर्त निकला जाता था, इस दिन कपड़े सिलवाने जाने हैं तो उसी दिन कपड़े जाते थे। हाँ, अभी भी होता है, जैसे मान लीजिए जैसे बड़ी वगैरह है, जैसे लड़की होती है उसका बड़ी पड़ला है, या लड़का होता है, तो जब भी जैसे लड़की वाला, लड़का का पता नहीं मुझे, लड़के वाला जब आते हैं घर पर ऊपर तो उनकी पूजा की जाती है, मतलब। ठीक है, तो अभी है परंपरा। ठीक है, ये परंपरा चल रही है अभी भी।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। राजस्थान की संस्कृति में मूंग धरना किसे बोलते हैं? मूंग धरना क्या बोलता है? माता जी को मेहंदी चढ़ाकर वितरण करना नहीं दोस्तों। वधु को मूंग खिलाने की रस्म है नहीं दोस्तों आपके। ला की चूड़ियाँ जिनमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है नहीं दोस्तों आपके। विनायक पूजन के बाद भोजन हेतु लाई गई लकड़ियाँ क्या कहलाती है? मूंग धरना कहलाती है। कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया दोस्तों। विनायक पूजन के बाद भोजन हेतु लाई गई लकड़ियाँ क्या कहलाती है? मूंग धरना कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। काकण डोरडा किस प्रकार की रस्म है? काकण डोरडा किस प्रकार की रस्म है? जन्म संबंधी रस्म है, विवाह संबंधी रस्म है, मृत्यु संबंधी, त्योहार संबंधी। काकण डोरडा की बात करें दोस्तों, वर वधु के दाहिने हाथ में धागा मोली बांधा जाता है, ठीक है। दाहिने हाथ में धागा मोली बांधा, जैसे काकण डोरडा खा जाता है, इसे विवाह के बाद हटा दिया जाता है, तो विवाह से संबंधित है दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस परंपरा में विवाह से पूर्व वर वधु दाहिने हाथ में मोली बांधी जाती है और विवाह के बाद उठा जाती है? किस परंपरा में विवाह से पूर्व वर वधु के दाहिने हाथ में मोली बांधी जाती है और विवाह के बाद उठा दी जाती है? वो बोलता है काकण डोरडा होता है दोस्तों आपका। क्या होता है आपका? काकण डोरडा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या है। रातेजका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रातेजका के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं भाई। यह वर व वधु पक्ष दोनों में आयोजित होता है। वर व वधु दोनों पक्षों में आयोजित होता है क्या? वर के घर पर बारात जाने से पूर्व रात्रि तथा वधु के घर पर विवाह के पूर्व की रात्रि दोस्तों तथा सुहाग रात्रि को रात भर जागरण, वर वधु की मंगल कामनाएं तो गीत गाए जाते हैं। ये सभी क्या होता है दोस्तों आपका? पहला तो होता है दोस्तों आपका, इसमें देवी देवताओं व लोकगीतों का गायन होता है। बिल्कुल राइट। ये केवल बारात आगमन के पश्चात किया जाता नहीं दोस्तों आपके, बारात आगमन से पहले कर दिया जाता है रातीज का। तो दोस्तों पहला और दूसरा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 न्यूतना बात न्यूतना होता है दोस्तों आपका। 32 न्यूतना क्या होता है? बात न्यूतना। वर द्वारा वधु का आमंत्रण नहीं दोस्तों। वधु की माता द्वारा पीर पक्ष के संयोजन हेतु निमंत्रण नहीं दोस्तों। वर की माता द्वारा पीर पक्ष के सहयोग व निमंत्रण, सहयोग एवं निमंत्रण हेतु। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आगे। जाणोटन से तात्पर्य, जाणोटन क्या होता है दोस्तों आपका? भूमि मापन की प्रक्रिया, एक लोकगीत, कृषि, वर पक्ष द्वारा विवाह से पूर्व दिया जाने वाला सामूहिक बोझ, वर पक्ष की ओर से शादी से पहले दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। मेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेल, ठीक है। बारात से पहले दोस्तों आपके विवाह से पूर्व दिया जाने वाला सामूहिक बोझ क्या कहलाता है आपका? जाणोटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। तो क्वेश्चन अपना, विवाह से एक दिन पूर्व वर वधु की निकासी को क्या कहा जाता है? विवाह से एक दिन पूर्व वर वधु की निकासी को क्या कहा जाता है? मायरा, बिंदोली, निकासी या मोड़ बांधना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? विवाह से एक दिन पूर्व है दोस्तों आपके पूर्व वर वधु की निकासी निकाल जाती है, उसे बिंदोली बोला जाता है। क्या है? बिंदोली। इसको बिंदोली बोला जाता है, हम बंदोरी कर दिए इसको, ठीक है। बंदोरी निकालना, बंदोरी निकालेंगे घोड़ी पर बिठा के, ठीक है। बिंदोली होता है दोस्तों, सही। क्या होता है आपका? बिंदोली होता है। जो एक दिन पूर्व दोस्तों वर वधु की निकासी निकाल जाती है, जो उससे बिंदोली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। निकासी आप जानते हैं दोस्तों, वर अपने संबंधियों के साथ वधु के घर की ओर प्रस्थान करता है, उसे निकासी बोलते हैं। जान छुड़ाना, बारात ले जाना, ठीक है। मायरा दोस्तों आपके अपने लड़के विवाह के समय माता के पीर के पक्ष वालों का निमंत्रण भेजती है मायरा बनने के लिए। भात, मोड़ बांधना दोस्तों आपके। बताओ भाई रस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूल्हे की बारात प्रस्थान के पश्चात घर की स्त्रियों द्वारा नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, टूटिया कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? टूटिया। ये लास्ट टाइम में पूछा गया था आपका एग्जाम के अंदर, ये भी आपका एग्जाम के अंदर लास्ट टाइम पूछा गया था। टूटिया कहलाता है दोस्तों विवाह के दूल्हे के बारात प्रस्थान के पश्चात घर की स्त्रियों द्वारा नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टूटिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। दुकाव के संदर्भ में से एक कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा? यह बारात का स्वागत की रस्म में क्या दुकाव नहीं दोस्तों आपके। ये विवाह मुहूर्त से पूर्व वर का जुलूस निकालना क्या कहलाता है? दुकाव कहलाता है। यह विवाह मुहूर्त से पूर्व वर का जुलूस निकालना क्या कहलाता है? दुकाव कहलाता है। देखो सायं विवाह मुहूर्त से कुछ पहले तथा सूर्यास्त तक वर का जुलूस निकाला जाता है, इस जुलूस को दुखाव बोलते हैं। नाचते हुए नहीं जाते थे क्या दोस्तों हम? बारात जहाँ पर पहुँचते हैं, फिर उसके अंदर पहले 2-3 घंटे जुलूस निकालते हैं हम, बहुत नाचते हैं, ठीक है। बहुत नाचते हैं ना, हाँ। मौका वहीं पर मिलता है दोस्त लोगों को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आप। बारात के स्वागत की रस्म क्या कहलाती है?
बारात के स्वागत की रस्म क्या कहलाती है? सामेला, पैरावणी, मिलनिया, गुड़चड़ी। तो राइट आंसर क्या कहलाता है दोस्तों आपका? सामेला कहलाता है दोस्तों। मधुपर्क भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसे उपनाम की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है आपका? मधुपर्क के नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों आपकी लास्ट टाइम पूछा गया था आपका, मधुपर्क। ये भी 2022 के अंदर ही दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, मधुपर्क वाला क्वेश्चन आया था भाई सामेला आपके एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो मैंने सारी रस्में बता दी आपको, सारी रस्में बता रहा हूँ मैं। हत बोलनो दुल्हन का प्रथम परिचय, हत बोलनो दुल्हन का प्रथम परिचय होता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। रियाण, अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनोहार। ये रियाण जैसे दो तरह की होती है। जैसे मारवाड़ के अंदर क्या होता है, जैसे राजपूतों में प्रचलन था, मारवाड़ के अंदर तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा गया बहुत बार एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन भी बहुत बार। रियाण जो अफीम की मोहर लगाई जाती थी सगाई यानी संबंध पका होने के ऊपर, लेकिन रियाण दोस्तों अफीम मेहमानों की मान मनोहार के लिए की जाती थी, बिल्कुल राइट। ओलंदी, वधु के साथ आने वाला निकट संबंधी ओलंदी कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अब देखो मैंने सारी प्रीवियस ले ली, इसलिए मैंने दिशा 2020 बताई आपको। प्रत्येक लाइन आपकी एक एमसीक्यू है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए। बरोटी दोस्तों क्या होती है आपकी? बरोटी क्या होती है? फेरों के बाद किया जाने वाला दहेज, भैरों के बाद दिया जाने वाला दहेज बरोटी कहलाता है क्या? नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर बरोटी क्या होती है? बरोटी होती है दोस्तों विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज, दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज, दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है आपका? बरोटी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? बरोटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। और दोस्तों फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज क्या कहलाता है? फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज क्या कहलाता है? ऐसा भी तो पूछा जा सकता है ना आपको। वैसे दहेज प्रथा अभी बंद हो चुकी है आपकी, लेकिन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रस्म थी तो पूछा भी आ सकता है। ओजन कहलाता है दोस्तों आपका। ये क्या कहलाता है आपका? ओजन कहलाता है। सीधा क्वेश्चन आता है आपका, क्या कहलाता है दोस्तों आपका? ओजन कहलाता है। सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कलाम बुकलेट के अंदर जितनी रस्म दी गई वो सारी पढ़ाई जाएगी इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गोना रस्म का संबंध किससे? गोना रस्म मुंडन, विवाह, नामकरण, अंत्येष्टि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विवाह से समझते हैं गोना भी, ठीक है, जिसका बचपन में विवाह हो जाता था, ठीक है। मुखलावा गोना, वधु यदि बालिग है तो ये रस्म विवाह के समय ही ये संपन्न कर दी जाती है। अन्यथा वधु बालिग होने पर वधु को अपने घर ले जाता है, ठीक है, वधु को अपने घर ले जाता है। इस समय दोस्तों आपको इस रस्म को किया जाता है, बाद में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गोना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुखलावा भी बोलते हैं दोस्तों इसको, मुखलावा क्या बोल जाता है आपका? मुखलावा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। ब्रोटी से तात्पर्य क्या है दोस्तों आपका? ब्रोटी से तात्पर्य देखो विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज। देखो क्वेश्चन आ गया आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने सारे करवा दिए आपको। ब्रोटी अभी पीछे मैंने व्याख्या की थी, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया। विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है आपका? ब्रोटी कहलाता है। सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ ही ले लिया आज आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, औजण का संबंध किससे है? देखो दोस्तों आपका मैंने अभी बताया था आपको पीछे, फेरों के बाद बेटे को दिया जाने वाला दहेज क्या कहलाता है? औजण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? औजण कहलाता है। आपने देखा होगा गांव के अंदर बूढ़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि चलो औजण को ले चलो अब घर, ठीक है, ऐसा नाम सुना होगा आपने। यदि बड़े में बैठते हैं, ठीक है, अपने पुराने लोगों के अंदर बैठते हैं, जब घर वाले जब से अपने घर में शादी होती है ना, तब जो लड़कियाँ वगैरह होते हैं वो वहाँ पर बड़ों के साथ रहते हैं, ठीक है, कहाँ पर? फेरों जहाँ बारात लेके जाते हैं वहाँ पर, तो उनको ये बोला जाता है, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं चलो औजण को लेके चलो, जो दिया जाने वाला दहेज है दोस्तों उसको बोलते हैं। अरे बेड अलमारी वगैरह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकलावा अथवा गौना किससे संबंधित है? विवाह उत्तर दोस्तों आपके, विवाह उत्तर वधु का ससुराल गमन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो विवाह मतलब विवाह हो गया पहले जब बालिग थी यानी बचपन के अंदर। जैसे आका तेज के ऊपर दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। राजस्थान के अंदर क्या होता है आपके? सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। तो इन बाल विवाहों को दोस्तों बात करें दोस्तों, फिर उनके जब बड़ी हो जाती है दुल्हन तो घर लेके आना पड़ता है, ससुराल आती है दुल्हन तो उसके लिए दोस्तों गौना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। आजकल ये प्रथा थोड़ी कम हो गई है, अब धीरे धीरे बाल विवाह पर रोक लगी रही है, अब समझदार हो चुके हैं लोग, ठीक है। और वैसे थोड़ी दोस्तों आर्थिक समीक्षा भी हो रही है, इसकी वजह से आप बड़ी होने पर किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई के प्रति भी झुकाव है अभी, फिर भी चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो आटा साटा हो रहा है ना इस टाइम, आटा साटा, ठीक है भाई, बेटी दो ले जाओ, ठीक है, ये आटा साटा परंपरा चली है ना अभी अभी वर्तमान समय के अंदर, और आगे जाके सबसे गलत साबित होगी आटा साटा प्रथा, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत से ज़्यादा केस आ रहे हैं। क्योंकि अभी तो क्या होता है, कुछ लड़कियां तो बना कर देती है, लेकिन इस आटा साटा में क्या होता है दोस्तों, जैसे बड़ी मालिक, जैसे बड़ा बेटा है उसके आटा साटा मतलब 5-6 साल की बेटी है उसके साथ विवाह हो जाता है आटा साटा के अंदर। अब जो 5 साल वाली 18 साल की होती है, 19 साल की होती है, जब उसे ससुराल जाने का टाइम आता है तो वो मना कर देती है कि मैं तो उसके नहीं जाऊँगी, ठीक है। और ये गलत भी है, क्योंकि एक तरह से क्या होता है ना कि अब फ्यूचर कैसा हो कौन जाने, तो ये सबसे ज़्यादा गलत साबित हो गया आने वाले समय के अंदर। अब ऐसी बात नहीं, सभी कास्टों के अंदर ये होने लगी है, चाहे कोई भी कास्ट हो, सभी कास्टों के अंदर ये परंपरा अब चल चुकी है, यानी अपना पैर पसार रही है, एक तरह से इसे समझ सकते हो आप, पैर पसारना भी बोल सकते हो, चल रही है अभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, नहीं अभी भी ये सोच रहे जैसे नौकरी लग जाती है उनको, नौकरी वालों के भी दोस्तों आटा सटा हो रहा है, ठीक है, मैंने देखा रियल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में बढ़ार से तात्पर्य क्या, बढ़ार से तात्पर्य क्या है दोस्तों राजस्थान के अंदर, बताओ भाई। विवाह के दूसरे दिन वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज क्या कहलाता है आपका, विवाह के दूसरे दिन जो वधु पक्ष है उसके द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज कहलाता है आपका बढ़ार, क्या कहलाता है दोस्तों आपका, बढ़ार कहलाता है, वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला प्रतिभोज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में बढ़ार क्या है, तो सामूहिक प्रतिभोज, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और है विवाह से संबंधित। आणी का तात्पर्य क्या है दोस्तों आपका, आणी, आणी या आण्यो बोलते हैं दोस्तों इसको, विवाह के पश्चात दुल्हन दूसरी बार ससुराल आती है, आणी बोलते हैं या इसको आण्यो भी बोलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा चुका है। तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है आपका, आण्यो कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों आपके, आण्यो कहलाता है। सीधा से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। कुआ पूजन तो दोस्तों आपके जल होता है आपका जलवा के ऊपर, बारात का डेरा देखना, जल झूलने एकादशी की पूजा, ये नहीं होता, आणी होता है आपका विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, सारी रस्म देख रहे हो ना, आराम से समझ लेना दोस्तों, अभी काफ़ी दोस्तों का विवाह होने वाला है, यदि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी बहनों का भी हो रहा है, ठीक है, तो बहनें भी देखते रहना रस्म क्या क्या होती है, बहनों को ज़्यादा पता होता है अभी, क्योंकि वो महिलाओं के साथ जुड़ी होती है, रस्मों से वो हर विवाह के अंदर जुड़ती है। जैसे बड़ी बहन का विवाह होता है तो उन सभी रस्मों से वो जुड़ी होती है, लड़का तो वहीं बाहर के काम में बिजी रहता है बेचारा, ठीक है, लेकिन लड़कियाँ हर काम में जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आप, बिनोटा किससे संबंधित है, विवाह का आधार अनुष्ठान, तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है दोस्तों आपकी, क्या कहलाती है आपकी, बिनोटा कहलाती है, दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ। और बिनोटा की दोस्तों, बिनोटा क्या होता है, सालियों के बीच में जूते छुपाने की परंपरा, और लड़के के साथ बुरा होता है बेचारे के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 दूल्हा दुल्हन की विधि, देखो इसको भी काउंट डाउन करने के लिए दोस्तों एक प्रथा चलाई गई है परंपरा, जैसे जो स्टेज वगैरह प्रोग्राम होते हैं ना उनके अंदर तो दोस्तों यहाँ पर बचाव हो जाता है, कैसे, क्योंकि स्टेज वगैरह का प्रोग्राम होता है जब देवर बैठता है, ठीक है, ठीक है, जब दुल्हन आ रही है तो जिसका भाई है उसका छोटा भाई बैठता है वहाँ पर, तो वो लूटने का काम कर लेता है, लेकिन उससे लूटने का काम हो जाता है फिर जूतियों के समय, जब दूल्हा फेरे के दौरान जूती उतारता है अपना बिनोता उतारता है, ठीक है, तो उस समय सालियाँ उसको गायब कर देती है, तो उसका तो दोस्तों काउंटर मिल गया इस टाइम। वर्तमान समय में स्टेज प्रोग्राम ज़्यादा चल रहा है, आप सभी को पता है, पहले नहीं होता था ये, अभी चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका देवर को बिठाया जा रहा है, ठीक है, ये परंपरा उसी को कम करने के लिए, इस बिनोटा वाली जो रस्म थी दोस्तों आपकी, अब धीरे धीरे परंपराएं बन जाएगी दोस्तों, इस तरह की परंपराएं बन जाएगी, क्योंकि अभी हर घर में होने लगा तो परंपरा बनी जाएगी, तो याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, फिर से लड्ढा, विवाह के छठे दिन दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है, लड्ढा कहलाता है भाई, लड्डार होता है वो आपका, सॉरी इसको सही कर लेना भाई, लड्डार होता है। अब देखो विवाह के छठे दिन तो भोजन नहीं दिया जाता, आज के समय में दिया जाता है क्या, विवाह के छठे दिन दिया जाने वाला भोज सुमावनी बोलते हैं उसको, जैसे वर्तमान समय में भी होता है दोस्तों आपके, ठीक है, काफ़ी लोग करते हैं काफ़ी नहीं करते, जैसे काफ़ी लोग बाद में करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे विवाह हुआ तो विवाह के छठे दिन दोस्तों आपके जैसे बालाजी की सुमावनी या किसी और देवता की सुमावनी की जाती थी, ठीक है, सुमावनी की जाती थी। अपने राजस्थान के अंदर तो प्रचलन है भाई, आज भी सुमावनी होती है, छठे सातवें दिन आपकी सुमावनी हो जाती है विवाह के, या लगभग 15-20 दिन बाद में हो जाती है, 6 दिन नहीं तो 15-20 दिन बाद में सुमावनी जरूर करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों लड्डा। कल शाहजहान बरातियों के भोजन पूर्व स्नान करना, जो पुष्करणा ब्राह्मणों में पहले विवाह में कन्या पक्ष की ओर से बरातियों को भोजन कराने से पहले कलश से जल स्नान किया जाता है, यह परंपरा है दोस्तों ब्राह्मण में, कौन से ब्राह्मणों में दोस्तों के,
पुष्करणा ब्राह्मणों में, हर समाज में नहीं है देखो दोस्तों, इनको भी चीज़ों को याद करना। पुष्करणा ब्राह्मणों में दोस्तों ये परंपरा प्रचलन है। अब आप देख रहे हो कलाम बुकलेट आपको कितनी आसानी से याद हो रही होगी, ठीक है। कलाम बुकलेट याद हो रही है कि नहीं हो रही है दोस्तों? हो रही है भाई। बढ़ार, बढ़ार मृत्यु से के बाद दिया जाने वाला भोजन है क्या बढ़ार? बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विवाह के दूसरे दिन वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज है दोस्तों आपके। विवाह के दूसरे दिन, अभी हमने पीछे पढ़ा था, विवाह के दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। दूसरे दिन मुकलावा गौना रस्म है दोस्तों आपका, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा, मैं असंगत पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, लिम्पा किसका का संबंध है? लिम्पा का संबंध किसके है? लोपा भी बोलते हैं इसको दोस्तों आपके, लोपा ही मेरे हिसाब से, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है। लोपा का संबंध किससे? अंत्येष्टि क्रिया है तो अग्नि की आहुति। चलो भाई, विवाह हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु पर आ चुके हैं, ठीक है, मृत्यु पर आ चुके हैं, मृत्यु की ओर समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मृतक के शमशान तक ले जाने के लिए प्रयुक्त अर्थी को क्या कहा जाता है? पर मृतक के जो व्यक्ति है उसको शमशान तक ले जाने, यानी शमशान घाट तक ले जाने के लिए जो आपकी दोस्तों छेयाँ होती हैं, लकड़ी की छेयाँ होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों आपकी? बेकुट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों आपके? बेकुट्टी बोला जाता है। आप देखो सारी याद कर लेना भाई साथ साथ ही। अंतिम समय आ चुका, विवाह के मजे हो गए। आप देखो मृत्यु संबंधित, मोक्षा का मन दोस्तों आपकी विवाह संबंधित है। पिंडासन दोस्तों, पिंडदान किया जाता है गंगा, गंगा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, घर से शमशान तक यात्रा के दौरान चौराहे पर दिशा परिवर्तन की रस्म कहलाती है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बस घर से शमशान तक यात्रा के दौरान चौराहे पर दिशा परिवर्तन की रस्म क्या कहलाती है? दिशावर, आद्यठा, मोसर या पिंडदान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आद्यठा कहलाता है दोस्तों। आद्यडु बासो आगो, ठीक है, दिशा परिवर्तन कर लो। घर और शमशान तक बीच चौराहे पर दिशा परिवर्तन आद्यठा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि मोसर अंतिम दिन में होता है आपका, पिंडदान उसके बाद जैसे गंगा जी जाती है ना आप, तीसरे चौथे दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीवाड़ा से तात्पर्य क्या है दोस्तों आपके? पानीवाड़ा से तात्पर्य क्या है? अंत्येष्टि के पश्चात सामूहिक सामूहिक स्नान। अंत्येष्टि के पश्चात दोस्तों आपका जो सामूहिक स्नान होता है उसको क्या बोलते हैं आपके? पानीवाड़ा बोलते हैं। मृतक के रिश्तेदार पुरुष के अंत्येष्टि संस्कार के बाद एक स्नान करते हैं, इस प्रकार के स्नान को दोस्तों पानीवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? अब विवाह समारोह से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। बडार है दोस्तों आपके, कन्यावाल है, बड़ी पड़ला है, लेकिन पानीवाड़ा नहीं है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? आपकी मृत्यु से संबंधित, मृत्यु से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, सातरवाड़ा से तात्पर्य क्या है दोस्तों? सातरवाड़ा, अंत्येष्टि के बाद मृतक के घर जाकर सांत्वना देना क्या कहलाता है आपका? सातरवाड़ा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मृत्यु भोज को तो दोस्तों क्या बोलते हैं आपके? क्या बोलते हैं आपके? मौसर बोलते हैं। मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं आपके? मौसर बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर ले लिया, इसको डबल कॉपी हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फूल चुनना या फूल एकत्र करना दोस्तों आपके, फूल चुनना या फूल एकत्र करना किस दिन किया जाता है? तीसरे दिन। तीसरे दिन दाह संस्कार के पास पश्चात तीसरे दिन दोस्तों किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, वयोवृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर शमशान ले जाते समय अर्थी पर पैसे उछालना कहलाता है? न्योछावर, बखेर, सामेला या उछाल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बखेर कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वयोवृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर शमशान ले जाते समय अर्थी पर पैसे उछालना क्या कहलाता है आपका? बखेर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, मोस्तर से तात्पर्य दोस्तों आपकी मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं आपके? मौसर बोलते हैं। वर्तमान राजस्थान सरकार ने इसको बंद कर दिया, वर्तमान धीरे धीरे बंद भी हो रहा है, क्योंकि मारवाड़ या मेवाड़ वाला इलाका था ना, यहाँ पर बहुत बुरा होता था। वहाँ पर जैसे मृत्यु होती थी ना, उस दिन से भोज चालू होता था, 12वें दिन तक दोस्तों आपके भोज चलता था, ठीक है। इसके कारण दोस्तों बहुत ही आर्थिक समस्या आ रही थी गरीब परिवार को, बेचारे को। जैसे वाले कोई किसी परिवार है जो आपका गरीब परिवार, उसके अंदर जो कोई मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया किसी का, तो वहाँ पर जिस दिन मृत्यु हुई थी उसी दिन से भोज चालू हो जाता है, ठीक है। और आपके 12 दिन तक होते हैं, 12 दिन तक भोज चलता है, पूरे गांव को जिमाते हैं बेचारे। ऑप्शन नंबर 2, तो 12 दिन का भोज करना आप सभी को पता है।
ठीक है। यदि मान लीजिए 1 लाख रुपये भी एक दिन के खर्च होते हैं, खत्म होते हैं, तो 12 दिन के 12 लाख रुपये हो गए। तो ये गलत ही था एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा में और आपके यहाँ पर पाली वगैरह है अपना, भीलवाड़ा, पाली, उधर राजसमंद, जोधपुर, ओसिया वगैरह क्षेत्र है। यहाँ पर मारवाड़ वाले इलाके, जोधपुर से बाहर वाले इलाके, इधर मेवाड़, इधर आपका जो उत्तरी उदयपुर है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो गया था ये सिलसिला। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसर क्या कहलाता है दोस्तों आपका? जोसर क्या है दोस्तों आपका? विवाह पूर्व भोज नहीं दोस्तों, मृत्यु बाद 13वीं नहीं, व्यक्ति द्वारा मृत्यु से पूर्व करवाया जाने गया मौसर, वो जोसर कहलाता है। जैसे व्यक्ति जिंदा है, ठीक है, और जिनने से पहले उसने मौसर करवा दिया कि मेरे आप मौसर का आप जिम्मा ले जाओ भाई, खा जाओ। बहुत से लोगों में चला था अपने पिता का जिंदा मौसर कर दिया, ठीक है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। अभी जैसे मौसर बंद किया, जोसर शुरू हो रहा है, ठीक है, तो अभी इसको रोकना ज़रूरी है, इस जोसर को रोकना ज़रूरी है। जैसे अभी जो जन्म पर का जो होता है ना डसोटन, ठीक है, वो परंपरा पड़ गई है एक तरह से, और ये वो परंपरा तो ठीक थी, अब तो प्रत्येक वर्ष बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा व्यर्थ पैसे, मतलब ऐसे मानो बच्चा का जो जन्म हो रहा है, प्रत्येक हर साल बर्थडे मनाया जा रहा है, डीजे बजाया जा रहा है, केक वगैरह काटे जा रहे हैं, ठीक है, परिवार वालों को खाना खिलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये परंपराएं पड़ जाएगी दोस्तों, और हम जैसे एक बेरोजगार स्टूडेंट के लिए जानते हो आप कितना बुरा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं भाई गलत है, जो गलत है। पगड़ी बंधाई रस्म का संबंध किससे? पगड़ी बंधाई रस्म का संबंध किससे? विवाह में वर का सम्मान, मृतक के बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करना, गृह प्रवेश, समावर्तन संस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? जो मृतक है उसके बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, नांगल का तात्पर्य क्या है? इसका 3 ऑप्शन आगे हो गए, इसको मैं पीछे ले लेता हूँ ताकि रास्ता तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। नांगल क्या है देखिए, क्या होता है भाई, कमेंट में आंसर बताओ, जब तक मैं बता देता हूँ यहाँ पर नांगल क्या होता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि अपना एक पेज एक्स्ट्रा ना हो। तीसरे क्वेश्चन और है दोस्तों आपकी, फरताई रह गई, अब उनको कर लेते हैं। मृत्यु संस्कार, नव निर्मित गृह का उद्घाटन, मृत्यु भोज, दापा प्रथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? नांगल क्या है भाई आपका? नव निर्मित गृह का उद्घाटन दोस्तों आपके, नवनिर्मित गृह का उद्घाटन। देखो हमने क्या पढ़ा, शुरू में हमने दोस्तों बड़े पढ़ा, सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर उसका विवाह होता है, विवाह होने के बाद दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर दोस्तों वो घर का निर्माण करता है, नहीं ठीक है, ये पीढ़ी घर का निर्माण करती है, दूसरी पीढ़ी में जाके घर यानी पूरा होता है, मकान पूरा होता है। देखना आप, सच में ये आपका रियलिटी है। एक पीढ़ी जब निर्माण करती है, भवन का निर्माण करना शुरू कर देती है, दूसरी पीढ़ी तक जाके उसका कर्ज चुकता है। पैसे वालों की बात अलग है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आपका, नाता प्रथा का संबंध किससे? अब देखो प्रथाएं आ चुकी है, मृत्यु भोज से क्या नहीं दोस्तों, पत्नी द्वारा बिना औपचारिक विवाह के अन्य पुरुष के साथ रहना। कोई पत्नी है, बेचारे का पुरुष है, ठीक है, उस पुरुष को छोड़ देती है और किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, उसको नाता बोलते हैं भाई, नाता प्रथा बोलते हैं। ये प्रचलन अब कम हो चुका है धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, आदिवासियों में ज़्यादा होता है भाई, आदिवासियों में भी चलता है ये सिस्टम, और इनके लिए तो वो हर्जाना और देना पड़ता है आदिवासियों को, आदिवासियों को हर्जाना और देना पड़ता है। कभी आप जैसे टीचर बनोगे तो आपकी ड्यूटी किधर लगेगी? आपकी ड्यूटी जैसे बाड़मेर लग गई आपकी, ठीक है, सिरोही लग गई, उदयपुर लग गई, आदिवासी इलाकों के अंदर बांसवाड़ा लग गई, डूंगरपुर लग गई, तो इन प्रथाओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा भैया आपको, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर मैं बताता हूँ आपका, बांसवाड़ा के अंदर जो एक डॉक्टर है हमारा, तो वहाँ पर क्या हो गया था, जैसे गांव के अंदर था डॉक्टर, तो वहाँ गांव के अंदर दोस्तों क्या हो गया, किसी बीमार हो गए तो घर देखने गए थे उनको, डॉक्टर वहाँ पर बुलाते हैं, ठीक है। इधर वाले डॉक्टर तो मज़े करते हैं अपने, उत्तरी सिकाट हो गया, जयपुर वाले हो गया, गाँव वाले जो लगते हैं ना आपके, उधर आदिवासियों में घर जाना पड़ता है देखने के लिए। तो घर गए थे, तो मैं भी गया था उधर, तो मुझे ले गया, मेरा दोस्त था वो, चलो के चलते उधर, तो देखने गए थे हम। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब को पूछा कि चाय पियोगे सर? वो कि चाय पियेंगे, तीन आदमी हैं हम, पी लेंगे। अब बोले कि सर आपको पा देंगे, इन 2 को नहीं पाएंगे कहते इन दोनों को नहीं पाएंगे हम, आपको पा देंगे, क्योंकि वो फटता है, मतलब वो ऐसे समझते पता नहीं कौन सी जाति के हैं, पता नहीं क्या है, ऐसी परंपरा है भाई। तब पता चला कि ऐसे भी यहाँ पर है,
ठीक है, क्योंकि अभी भी बैकवर्ड बहुत ज़्यादा है भाई, बैकवर्ड। फिर डॉक्टर साहब ने कहा तो उन्होंने फिर 3 कप लेके आए वो, ठीक है। और खुद जैसे हम 3 थे, हम जो मच्छा होता है उस मच्छे के ऊपर बैठे हुए थे, और वो पूरा परिवार नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ था। तो मैं सोचा, हम तो क्या ना, हम सोचे, मैं और मेरे दोस्त सोचा चल हम खड़े खड़े, हम घूमने गए हुए थे सीधी है ना, देखने गए हुए थे बेनेश्वर धाम वगैरह, नवाटा जो आपके बोरा समुदाय की वो है आपका, वो वगैरह देखने गए हुए थे वहाँ पर। तो मैंने देखा सर हम भी खड़े हो जाते, तो बोला बैठ जाओ आप, इनकी ये परंपरा है, सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी प्रथाओं का पालन भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करते हैं, ऐसे अनजान को ऐसे नहीं पूछते, ठीक है। तो वहाँ पर यदि ड्यूटी लगे ना अभी दोस्तों, थोड़ा सा पहले समझने का टाइम लगे ना, और उन चीज़ों को समझना, तब पता चलेगा। आप जब फील्ड में जाओगे तब पता चलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डापा प्रथा दोस्तों का संबंध किससे है? डापा प्रथा का संबंध किससे है दोस्तों? आपके मृत्युदंड से नहीं दोस्तों, गृह प्रवेश से नहीं, साथ जो भगाकर लाई गई युवती का वधु मूल्य देकर विवाह करना। मान लीजिए कोई जैसे आदिवासियों में होता है, किसी दूसरे की लुगाई है, वधु उसको भगा के ले गया कोई और, फिर वो क्या करता है, उसका वधु मूल्य देकर विवाह करता है, यानी जो जहाँ से भगा के लेके आया था, जिसकी पहले पत्नी थी, उसको क्या देता है, मूल्य देता है उसका, कि ये ले तू 1,00,000 रुपये ले ले, 2,00,000 रुपये ले ले, इसको छोड़ दे अब। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके दापा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी मोतरना प्रथा का सही अर्थ क्या है? जो संदिग्ध मृत्यु का जनाव सुनना, यह तो बहुत बुरी है। मोतरना प्रथा तो आपके आदिवासियों में बहुत बुरी है दोस्तों। यहाँ पर मौत का बदला मौत से लिया जाता है, मौत का बदला मौत से लिया जाता है, बाकायदा मुहूर्त निकाला जाता है कि इस दिन इसकी मौत करनी है, यानी इसकी मृत्यु करनी है। वो कानून वगैरह नहीं मानते हैं, कानून वगैरह नहीं मानते दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? राव विष्णु सिंह ने, महाराजा स्वायत जय सिंह ने दोस्तों। आपके ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 महाराजा स्वायत जय सिंह ने दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयास किया था दोस्तों। फिर पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी दोस्तों? आपके सर्वप्रथम रोक दोस्तों आपके विष्णु सिंह ने लगाई थी। सर्वप्रथम रोक लगाई थी दोस्तों आपके विष्णु सिंह। कहाँ के थे दोस्तों? आपके बूंदी नरेश थे दोस्तों। आपके बूंदी नरेश थे। कब लगाई थी इन्होंने? 1822 में दोस्तों लगा दी थी, ठीक है, 1822 में लगाई थी। फिर दोस्तों 1829 के अंदर, 1829 के अंदर दोस्तों आपके राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तों 1829 में सती प्रथा पूर्णतः रोक लगाई। 1829 के अंदर दोस्तों रोक लगाई। और दोस्तों वही बात करें दोस्तों आपके 1844 में जयपुर सुरक्षा समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु एक विधेयक पारित किया। प्रथम वैधानिक प्रयास था जिसमें समर्थन नहीं मिलने विरोध हुआ दोस्तों। आपके कई रियासतों में सफल रहा था ये। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कौन था? आपका बूंदी नरेश विष्णु सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में सती प्रथा का अध्यादेश द्वारा प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके प्रयासों से लगाया था दोस्तों? आपके राजा राममोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके 1844 ईस्वी में सती प्रथा उन्मूलन विधेयक किस संस्था द्वारा पारित किया गया था? 1844 में सती प्रथा उन्मूलन विधेयक किस संस्था द्वारा पारित किया गया था? जयपुर संरक्षक समिति द्वारा। जयपुर संरक्षक समिति द्वारा दोस्तों आपके पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके निम्नलिखित में से सही कालक्रम का चुनिए। देखो, बूंदी द्वारा सती प्रथा अवैध घोषित 1822 के अंदर, बेंटिक द्वारा अध्यादेश 1829 के अंदर, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में कानून 1846 में बना दिया गया था। कब? 1846 के अंदर, ठीक है। मेवाड़ में कानून कब बनाया गया था दोस्तों? आपके मेवाड़ में सती प्रथा उन्मूलन कानून 1860 में बनाया गया था। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके 1987 में दिवराला सिरकर की घटना किससे संबंधित थी? सत्य प्रथा संबंधित थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुबरण क्या होता है? पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र हो जाए और वहीं उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो उसके किसी चिन्ह के साथ उसकी विधवा द्वारा सती होना अनुमरण कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। अनुमरण क्या होता है दोस्तों? आपके सुन लो, अनुमरण होता है कोई पति जिसके पति की मृत्यु दोस्तों किसी अन्यत्र हो जाए, जैसे कहीं और जगह हो जाए और वहाँ से लाया नहीं जाता था। पहले क्या होता था, इतने संसाधन नहीं थे आपके, जैसे गाड़ी वगैरह नहीं थी पहले, तो वहीं पर उसका संस्कार कर दिया जाता था, अंतिम संस्कार। तो उसके जो कोई वस्तु है जो उसकी पत्नी के पास है, उसके साथ दोस्तों वो अपने आप को सती कर लेती थी घर के ऊपर।
नाता प्रथा आप जानते हो, जोहर प्रथा दोस्तों आपकी राजा महाराजाओं में चलती थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराला की घटना, इसको थोड़ा सा ऑप्शन आगे आगे इसको करता हूँ मैं सही। देखो देवराला 1987 घटना के बाद राजस्थान सरकार ने कौन सा कानून लागू किया था भाई? राजस्थान सामाजिक सुधार अधिनियम, राजस्थान सती निवारण अध्यादेश दोस्तों लागू किया था। राजस्थान सती निवारण अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुबंधन से तात्पर्य क्या? देखो आगे अपना क्वेश्चन, पति का अन्य स्थान पर दाह संस्कार होने के बाद उसके पति के साथ विधवा का सत्य होना क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया, मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए एक साथ ही, ठीक है, मैंने सोचा सारे साथ ही करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? स्वाजय सिंह दोस्तों प्रारंभिक प्रयास किया गया था सती प्रथा के ऊपर। राव विष्णु सिंह ने 1822 में अवैध घोषित किया। लॉर्ड बेटिंग ने 1829 में आदेश जारी किया। मेवाड़ ने 1822 में प्रथम प्रतिबंध लगाया नहीं लगाया था, 1860 में लगाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मानव व्यापार दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस राज्य ने लगाई? तो दोस्तों आपके मानव व्यापार पर 1831 में कोटा ने लगाई थी सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाए आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि का संबोधन प्रयुक्त होते थे। गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि का संबोधन दोस्तों आपके प्रयुक्त होते थे तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू दास के लिए दोस्तों आपके प्रयुक्त होते थे शब्द। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस पर दोस्तों रोक सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में किसने लगाई थी? आपकी बूंदी महाराज विष्णु सिंह, महाराज विष्णु सिंह। दास प्रथा पर सर्वप्रथम दोस्तों रोक किसने लगाई थी? बूंदी रियासत लगाई थी, फिर कोटा ने। फिर 2 नंबर पर दोस्तों आपकी कोटा ने लगाई थी। कोटा कौन थे? आपके किशोर सिंह, कोटा के थे आपके किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक कौन थे? बूंदी महाराज विष्णु सिंह और कोटा महाराज किशोर सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, राजपुताने में सर्वप्रथम कन्यावधि रोकने का प्रयास किसने किया था? जगत सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह या राम सिंह कोटा? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? राम सिंह कोटा वाले ने दोस्तों आपके कन्यावधि रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1833 में कन्यावधि को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किसे जाता है? भाई 1833 में कन्यावधि को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किसे है? कोटा राज्य को, जयपुर राज्य को, सिरोही को, पाली को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 कोटा राज्य को दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एजेंट विल्किंसन ने दोस्तों आपके प्रयासों से 1833 में गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राज्य में कन्यावधि किस वर्ष को गैर कानूनी घोषित किया गया? जयपुर राज्य में कन्यावधि किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया भाई? 1840 में, 1842 में, 1844 में, 1846 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1844 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1837 में दोस्तों आपके कहाँ पर क्या गया था? बीकानेर, बीकानेर के अंदर, ठीक है। 1839 में जोधपुर में, जोधपुर रियासत ने दोस्तों आपकी रोक लगाई थी 1839 के अंदर, ठीक है। जयपुर और उदयपुर ने दोनों 1844 में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किन जनजातियों में प्रचलित थी? डाकण प्रथा मुख्य रूप से किन जनजातियों में प्रचलित थी? भील और मीणा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनमेल विवाह एवं बाल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? अनमेल विवाह एवं बाल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? आपका जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? अलवर 1903 के अंदर बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ माना जाता है। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ कौन से काल में होता? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके हर्षवर्धन काल में बाल विवाह का प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपके भारत के अंदर, ठीक है। 1829 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ था, शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 ईस्वी का बाल विवाह अवरोधक अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? आपका शारदा अधिनियम के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
आधुनिक भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। आधुनिक भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि मैंने साथ ले लिया, मैंने सोचा साथ साथ बता देता हूँ चीज़ों को, इसलिए मैंने साथ टाइप करवा दिया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फिर से अपना कोट ये क्वेश्चन आया, इसको फिर से वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा इन 2 ऑप्शनों को। 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। और कलाम बुकलेट देख लेना भाई, कलाम बुकलेट की एक भी लाइन हमने नहीं छोड़ी। अब आप बोलोगे कलाम बुकलेट कवर होगी नहीं हुई, जब कलाम बुकलेट देखोगे तो आपकी एक लाइन नहीं छोड़ी है दोस्तों हमने। जो क्या भरतपुर राज्य ने विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष बनाया? भरतपुर राज्य ने विधवा विवाह कानून किस वर्ष बनाया था? 1903, 1926, 1933, 1944। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1926 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। जयपुर के किस शासक ने राजपूत समाज में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा पर अपव्यय को कम किया गया? किस शासक ने राजपूत समाज में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा पर अपव्यय को कम किया गया? ईश्वर सिंह, जगत सिंह, माधव सिंह, स्वयजय सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? स्वयजय सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। राजस्थान में समाधि प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किसे? राजस्थान में समाधि प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किसे? महाराणा स्वरूप सिंह को, मेजर लुडलो को, सुखराम भट्ट को, यंग को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेजर लुडलो को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाली प्रथा से आशय क्या? हाली प्रथा से क्या आशय है दोस्तों आपके? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? युद्ध में नगाड़े बजाने वाला मजदूर नहीं दोस्तों आपके, घरों में कार्य करने वाला मजदूर नहीं दोस्तों, खेतों व घरों में काम करने वाला बदुआ मजदूर दोस्तों हाली प्रथा का से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके जो हमने किए। कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों को जहाँ पे जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर कर देना या टेलीग्राम में मैसेज कर देना। और यदि आप दोस्तों ये टेस्ट देना चाहते हो तो ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है दोस्तों आपका PAP बाय DK सर ऐप, जहाँ पर दोस्तों आपके कलाम के सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। कलाम बुकलेट भी आपको टेलीग्राम के ऊपर लिंक डाल दिया गया आपको बुकलेट के लिए। तो दोस्तों आपके टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों आपका लिंक डाला हुआ है। बुकलेट की बात करें तो बुकलेट कहाँ पर मिलेगी? वो मिलेगी दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, यहाँ पर लिंक डाला हुआ दोस्तों, जहाँ पर केवल सेकंड ग्रेड का आपको चाहिए तो सेकंड ग्रेड का पूरी PDF वहाँ पर केवल सेकंड ग्रेड की है। ऐसा नहीं कि हर किसी की है, केवल सेकंड ग्रेड की आप जब चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, जब चाहे वहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड का अलग से ग्रुप बना हुआ जिसमें केवल फर्स्ट ग्रेड की जो बुक वगैरह है, आपकी MCQ बुक है, रिविजन बुक है, जिस्ट बुकलेट है, वो सारी आपकी पड़ी हुई है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेस्ट देना चाहते हो तो आप इस ऐप के ऊपर दे सकते हो। वीडियो एनालिसिस दोस्तों आपको ऐप पर भी मिलेगा, साथ साथ दोस्तों यूट्यूब के ऊपर भी आपको ये वीडियो एनालिसिस मिलेगा, तो अपना आकलन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाए, और हमें भी कमेंट के अंदर जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। 5 टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हम राजस्थान के प्रमुख मेले, और मेलों की 2 क्लासेस होगी दोस्तों, और बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक मेले को करेंगे, कब बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है, विशेषता क्या है इस मेले की, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कल आपका 5वां टॉपिक आपका शुरू होगा दोस्तों। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।